Hello friends, this is Rani Gupta and welcome back to Civil Adda 247। एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का घटना चक्र विशेषांक का ये पार्ट 10 है। इसके पहले मैंने 9 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने 10, 20 और 30 क्वेश्चन के महत्वपूर्ण सीरीज हम लेकर आए हैं। इससे आपका जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी का घटना चक्र विशेषांक है वो लगभग 8 से 10 पार्ट और इसमें लगेंगे और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करेंगे, उसे हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप मतलब ग्लोबल वार्मिंग के असर को इंगित करती है। ठीक है, सिंपल वो पूछ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कि जो हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं और आईपीसीसी ने लगभग 6 गैसों को इंगित किया है। 6 गैसों को इंगित किया है किसके रूप में? ग्लोबल वार्मिंग को के रिस्पॉन्सिबल के रूप में। ठीक है, ये 6 गैसें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जो वायुमंडल है, जब सूर्य से यहाँ पे किरणें आती हैं, विकिरणें आती हैं, सूर्य से आने वाली विकिरणों को ये 6 गैसें, इनमें से अवरक्त विकिरणों अर्थात इंफ्रारेड रेज को क्या कर लेती हैं, ये अवशोषित कर लेती हैं और बाकी पार्ट को ये क्या करती हैं, इमिट कर देती हैं, जाने देती हैं। ठीक है, अवशोषित किए गए विकिरणों के द्वारा जो हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मेन रोल प्ले करती है इसमें। तो अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने या वृद्धि होने को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक ताप कहते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है। तो यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, बिल्कुल, तो ये होगा। सागरीय तल में उत्थान अर्थात जो सागर का तल है वो काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, बिल्कुल ये राइट होगा। मौसमी दशाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है, सही। और ग्लोबल टेम्परेचर मतलब ग्लोबली तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये तो ऑब्वियस है ही है, ग्लोबल जो वार्मिंग है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सभी चारों। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? ठीक है, तो अभी तक ये जो स्टेशन है वो भारत में स्थापित नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यदि हम बात करें तो अभी वर्तमान में वैश्विक वायुमंडल जो चौकसी स्टेशन है उनकी टोटल संख्या कितनी है, 31। ठीक है, पूरे विश्व में कितने हैं, ये 31 है, जिसमें अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या, ये सभी जगह क्या है, बोल सकते हैं आप इसे वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच स्टेशन। ठीक है, लेकिन भारत में ये अभी तक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान अर्थात इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा। ठीक है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ये है क्या, ये पोस्ट है। इसको कभी कभी समाचारों में क्यों देखा जा रहा है, क्यों ये काफ़ी समाचारों में रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्या है, ये कार्य योजना है। ठीक है, जब भी हम इसकी बात करेंगे INDC की बात करेंगे तो ये है क्या, एक कार्य योजना है जो विश्व के कई देशों द्वारा इसको बनाया गया है। और ये बनाया किस चीज़ के लिए गया है, तो जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है उसका सामना करने के लिए। ठीक है, INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कई देशों की कंट्रीब्यूशन है, कई देशों ने मिलकर बनाया है, एक प्रकार की कार्य योजना है, पहल है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में बताती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है या कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी सहायता से जो झारखंड राज्य है वहाँ पे ये केंद्र स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, और ये काम क्या करता है, जलवायु परिवर्तन पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। जो भी क्लाइमेट चेंज होते हैं तो राज्य सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक प्रकार से ये सुझाव देता है। क्या, ये जलवायु केंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UNDP की सहायता से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है?
ठीक है। भारत का जलवायु परिवर्तन कार्य योजना अर्थात नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत 8 मिशन शामिल हैं। आप वो 8 मिशन, पहले इसका आंसर याद कर लीजिए, नाभिकीय शक्ति, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, मतलब ये शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों ही शामिल हैं। तो नाभिकीय शक्ति 8 मिशन में शामिल नहीं है। वो 8 मिशन किसने बनाए हैं? नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, भारत के लिए ये 8 मिशन शामिल किए गए हैं, जिसमें आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहला सौर शक्ति, पहला मिशन क्या है? सौर शक्ति। सेकंड है वनीकरण, वनीकरण। अवशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परिरक्षण मिशन तथा राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाते हैं? इसमें 8 टोटल मिशन है, जिसमें हम इसे शामिल नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय शक्ति। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय हरित मिशन अर्थात नेशनल ग्रीन मिशन, ठीक है, एनजीएम, भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जब आप बात करें NAPCC अर्थात नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, इसके तहत हमने 8 मिशन, इसके पहले हमने बताया 8 मिशन हमने रेखांकित किए हैं। इन 8 मिशन में से एक मिशन है हमारा GIM अर्थात ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन GIM। अच्छा, ये GIM होता क्या है? तो जो ग्रीन इंडिया मिशन है, ये एक प्रकार के उन प्रभावों को स्वीकार करता है जिसमें जलवायु परिवर्तन के लिए शमन, इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा, जो जैव विविधता, जल सुरक्षा, इन सब के आधार पे पर्यावरण को बेहतर बनाने का कारण है, ठीक है, बेहतर बनाते हैं। ये सब कारण क्या करते हैं? पर्यावरण को बेहतर बनाते हैं। इन्हें हमने शामिल किया है GIM ग्रीन इंडिया मिशन के तहत। और ग्रीन इंडिया मिशन उन 8 मिशन का हिस्सा है जो भारत के NAPCC के लिए बनाया गया है, ठीक है। 2015 में, अक्टूबर 2015 में इस ग्रीन इंडिया मिशन की एक बैठक हुई थी, सेकंड नंबर की, जिसमें हमने 4 राज्यों को शामिल किया था, ठीक है, 4 राज्यों को शामिल किया था भारत सरकार ने। यहाँ पे देखिए, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। और ये क्या है? मौजूदा वनों की घनत्व में सुधार करने के लिए, जहाँ पे वन नहीं है, जहाँ पे उनका घनत्व नहीं है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, उनका संरक्षण सही से नहीं हो रहा है, जल सुरक्षा सही से नहीं हो रही है, इस कारण उसमें क्या किया गया था? GIM में उसे शामिल किया गया था 4 राज्यों को। वो राज्य कौन कौन से हैं? एक तो मणिपुर, दूसरा मिजोरम, केरल और झारखंड, ठीक है। JKM याद कर सकते हैं, झारखंड, केरल, मणिपुर एंड मिजोरम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे झारखंड है, मध्य प्रदेश इसमें नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये सारे गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, झारखंड। एक बार फिर से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। राष्ट्रीय हरित मिशन अर्थात ग्रीन इंडिया मिशन भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में मौजूदा वनों के घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? क्या शुरू की गई है? GIM ग्रीन इंडिया मिशन। जो NAPCC के 8 मिशन थे, उसमें एक मिशन GIM भी है, और इसमें 4 राज्यों को शामिल किया गया है, झारखंड, केरल, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? देखिए, यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में प्रथम करके आ जाए, या फिर लेटेस्ट, जो हाल ही में, या सबसे बाद की, या फिर सबसे पहले, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2008 में। जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर भारत की पहली राष्ट्रीय जो कार्य योजना है, वो 30 जून, कब? 30 जून 2008 में लोकार्पित की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या था इस कार्य योजना का? जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव हैं देखने को आ रहे हैं, उन्हें कम करना, ठीक है। गौरतलब है कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण हैं, क्या क्या कारण हैं इसके? जैसे कृषि, खाद्य सुरक्षा को खतरा पहुंचने के साथ साथ जो समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है हमारा, प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ रही है, प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, तो ये सब क्या है? जलवायु परिवर्तन एक प्रकार से शो कर रहे हैं, उसके लिए खतरा है। तो इन्हें कम करने के लिए भारत ने पहली राष्ट्रीय कार्य योजना लोकार्पित की थी, कब? 23 जून 2008 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी।
तो इसका राइट आंसर 2008 है, जो अभी आपने देखा इसके पहले 30 जून 2008 को। तो ये रही क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की। कार्बन टैक्स में, और ये 2019 का है तो ध्यान रखिएगा। 2018 में जो सिंगापुर सरकार है, ऑप्शन सी इसका, 2018 में, कब, फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की थी कि वो अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2019 से एक कार्बन टैक्स लागू करेगी, ठीक है। और ये हर साल प्रतिवर्ष लगभग 25,000 टन या इससे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होंगी, ठीक है। तो इसका ये मोटिव है कि 2019 से कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा किसने की है, सिंगापुर सरकार ने। और ऐसा कब किया था इसने, 2018 में, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, सबसे पहले कार्बन टैक्स होता क्या है, सीटी। कार्बन टैक्स एक प्रकार का पॉल्यूशन टैक्स का उदाहरण है, ठीक है। जितने भी पॉल्यूशन पर टैक्स लगाए जाते हैं, प्रदूषण कर लगाए जाते हैं, उनमें एक उदाहरण क्या है, कार्बन टैक्स है। और कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाता है जो एनर्जी के सोर्स हैं, एनर्जी जो रिलीज करते हैं, उन स्रोतों पर लगाया जाता है जो कि एनवायरनमेंट में CO2 का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। जितने भी ऐसे सोर्स हैं एनर्जी के जो CO2 का उत्सर्जन करते हैं वायुमंडल में, उन पर कार्बन टैक्स लगाया जाता है। और ये है क्या, एक प्रकार का प्रदूषण कर अर्थात पॉल्यूशन टैक्स है। क्लियर है। अगर हम बात करें तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे और भी कई कंट्री ने कार्बन टैक्स लगाया है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहला जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था, तो वो कौन था, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। कब किया था इसने, 2005 में। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, वन कार्बन भागीदारी सुविधा अर्थात फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, इसको हम FCPF कह सकते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। अब यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं और ये इन कूटों का प्रयोग करके राइट आंसर चुनना है। तो याद रखिए इसका देखिए, इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन है, वो ऑप्शन सी है, केवल 1 और 3। इसके आधार पे हम इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो वन, ये देखिए इसमें बड़ा कर देती हूँ, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन था वो क्या था, 1 और 3 सही हैं। तो देखिए है क्या ये, FCPF है क्या, यह है सरकारों, व्यवसाय, नागरिक समाज और देसी जन अर्थात इंडिजिनस पीपल की एक वैश्विक भागीदारी है। मतलब सिंपल है, जो FCPF है वो एक प्रकार की क्या है, पहल है, एक प्रकार की जो योजना है, क्या है वो, एक प्रकार की योजना है। और ये काम क्या करती है, संस्था है एक प्रकार की। तो ये किसके द्वारा, किसकी भागीदारी पे बनाई गई है, सरकार भी है इसमें, बिजनेसमैन भी है इसमें, जो नागरिक हैं समाज में, जो सिविल नागरिक हैं, और जो भी इंडिजिनस पीपल हैं, उन सब की वो सब मिला करके इन्होंने क्या की है, इसको पार्टनरशिप के रूप में बनाया है। और ये है क्या, ये काम क्या करेगी, तो जहाँ भी वन का उन्मूलन होगा, पेड़ों की कटाई, उनका निम्नीकरण अर्थात REDD+, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, तो इन प्रयासों में क्या करेगा, वित्तीय रूप से मदद करेगा और उनकी टेक्निकल सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। कौन, ये संस्था। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप अर्थात BFI SFL, ठीक है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन, मैनेजमेंट निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ये बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक कोष है, एक प्रकार का क्या है, फंड है, बहुपक्षीय फंड है,
ठीक है, मतलब बहुत सारे काम के लिए ये यूज़ होता है। और इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? वर्ल्ड बैंक, बार बार याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक, बायो कार्बन इनिशिएटिव जो भी हैं, इसके अलावा जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप है, उन सबको मैनेज कौन करता है? विश्व बैंक मैनेज करता है, विश्व बैंक, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसमें नॉर्वे ने लगभग 135 मिलियन डॉलर, इसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम है उसने 120 डॉलर, अमेरिका ने 25 मिलियन डॉलर। तो इसमें क्या किया? अपनी प्रतिबद्धता इसमें व्यक्त की है। क्लियर है? जो भी लैंड सेक्टर हैं, अर्थात जो स्थलीय क्षेत्र हैं, उससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने को ये बढ़ावा देता है। कौन? बायोकार्बन, ठीक है। तो जो भी मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करना, ग्रीन हाउसेस गैस हैं उन्हें कम करना, तो इनके लिए ये काम करता है, इस मोटिव के साथ काम करता है। और मैनेज कौन करता है इसे? विश्व बैंक। सबसे ज़्यादा किसका इसमें सहयोग है फिलहाल? तो वो है नॉर्वे का, लगभग 135 मिलियन डॉलर के साथ। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए। क्लियर है? जो जो क्योटो प्रोटोकॉल है, तो मतलब ये काम के मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ क्या था? तो पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए आया था। पर्यावरण में जो CO2 है उसको उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट लागू की गई थी। ठीक है, होती क्या है ये? तो एक प्रकार का सिस्टम है, प्रणाली है। इसके तहत किसी भी देश में, कोई भी कंट्री है, वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज होंगी उस देश द्वारा, तो उसमें कितना कार्बन, अधिकतम कितना कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा, इसका निर्धारण करता है कार्बन क्रेडिट। क्लियर है ना? तो कहीं भी किसी कंट्री में जो भी इंडस्ट्रीज लगती हैं, जो भी उद्योग लगते हैं, तो वो उद्योग कितने कार्बन का इमिटेशन, कितने कार्बन को रिलीज करेंगे, वो उसके लिए निर्धारण कौन करता है? कार्बन क्रेडिट। क्लियर है? तो ये किसके तहत शुरुआत हुई थी इसकी? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन पद चिन्ह। ठीक है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, जितनी भी मानव की गतिविधियां होती हैं, उसमें जो भी उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी कुल मात्रा जितनी भी इंक्लूड होगी उसे हम कार्बन पद चिन्ह कहते हैं। ठीक है, CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, इसके अलावा मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस की श्रेणी में आती हैं। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो भी हम प्रदान करते हैं मानव गतिविधियों के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन पद चिन्ह। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये है बायो सुरक्षा से, मतलब जैव सुरक्षा से इसका संबंध है। ठीक है, जैव सुरक्षा से कार्टाजेना का प्रोटोकॉल का संबंध है। ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल है क्या? एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसे 2000 कब 29 जनवरी 2000 में इसे क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। और 2003 से लगभग ये क्या हो गई थी? लागू हो गई थी। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में ये 23 जनवरी 2003 से इसकी पुष्टि हुई है कार्टाजेना प्रोटोकॉल की। तो किससे रिलेटेड है ये? जैव सुरक्षा से। बार बार आप इस शब्द को याद कीजिए, कार्टाजेना जैव सुरक्षा, कार्टाजेना जैव सुरक्षा। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन नंबर 1 लिखा है इसमें, कार्बन जमा अर्थात कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अर्थात CDM, क्योटो नवाचार युक्ति अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल में से एक है। ठीक है, कथन नंबर 2 देखिए, CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न फर्स्ट मतलब 1 देशों से संबंधित हैं। तो ध्यान दीजिए, जो CDM है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, अगर उसकी बात करें तो उसमें जो सेक्शन नंबर 12 है, ठीक है, ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आया था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यहाँ तक सही है ये बात। और इसकी अगर हम बात करें तो सेक्शन नंबर 12, इसमें कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जो कथन नंबर 1 है वो तो बिल्कुल सही है, किंतु ऐसा लिखा है कि जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, इसके तहत जितनी भी परियोजनाएं संचालित की जाती हैं, लागू की जाती हैं, उसमें क्या सिर्फ संलग्नक 1 अर्थात एनेक्स फर्स्ट देश से ही संबंधित होती हैं? तो ऐसा नहीं है। इसमें फर्स्ट और सेकंड जो एनेक्स कंट्री हैं, एनेक्स फर्स्ट और सेकंड में जो भी कंट्री शामिल हैं, वो दोनों ही इससे संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल एक। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं,
CO2 उत्सर्जन और भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC, ठीक है, UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकें। ये भी यहाँ पे CDM की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वच्छ विकास युक्ति। ठीक है, स्वच्छ विकास युक्ति अर्थात क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। ठीक है, और ये काम क्या करती है, जो विकासशील देश हैं उनको विकसित देशों से जो भी फंड है वो उपलब्ध कराने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। क्या, क्यों? क्योंकि ये जो विकासशील कंट्री हैं वो विकसित देशों की तरह अपना जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे कार्बन क्रेडिट का उपयोग कर सकें और वहाँ पे ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनको कम कर सकें। और ये किसके तहत काम करती हैं? UNFCCC के तहत। ठीक है, एक प्रकार की युक्ति है CDM जो विकासशील और विकसित, ये इसके पहले आपने देखा था NX फर्स्ट और NX सेकेंड, वो यही है, विकासशील देश शामिल होते हैं और विकसित देश दोनों ही शामिल होते हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, CDM अर्थात क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास युक्ति। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। ठीक है, बिल्कुल, ये 2005 से ही प्रभावी हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि प्रभावी की बात कर रहा है ये, वैसे तो ये आया, स्वीकार कब किया गया था? 1997 में स्टार्ट हो गया था, स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन जो प्रभावी हुआ था ये 2016-2005 से प्रभावी हुआ था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है प्रभावी कब से हुआ, तो इसका राइट मतलब ऑप्शन जो कथन नंबर 1 है वो क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कथन नंबर 2 लिखा है इसमें, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है। बिल्कुल, ये काम ही करता है, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं उन्हें क्या करना? कम करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। ठीक है, थर्ड तो ये भी सही होगा। थर्ड इसका कथन देखते हैं, मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है। तो ये यहाँ पे गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए और मतलब ऑप्शन ए, जिसमें 1 और 2 कथन इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो ये देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो एक प्रकार से जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है, ग्रीन हाउस गैस एक प्रोटोकॉल है, एक प्रकार से बात संधि होती है। ये सरकार, जो बिजनेसमैन है, जो भी नेतृत्व देने वाले व्यक्ति हैं, उनके बीच में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, उनका परिणाम निर्धारित करने की क्या परिणाम होंगे और उनका मैनेजमेंट करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साधन है। ठीक है, क्या है ये? जो भी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI है, जो WBCSD अर्थात वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, मतलब ये जो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास है वो किसने किया है? WRI, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, और WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और WBCSD अर्थात वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये काम क्या करती है? तो जो भी गैस है, उत्सर्जन है, ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन है, उनका क्या परिणाम होगा और उनको मैनेज कैसे करना है, इसके लिए क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित कथनों में से कौन सी CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, इसमें गलत मतलब एक प्रकार से पूछ रहा है CDM के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप CDM के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले, CDM यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। बिल्कुल करता है। यह ग्लोबल तापीकरण को कम करता है। अब हरित गृह गैस अर्थात ग्रीन हाउस गैस को कम करेगा, तो उसका काम ही है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ये भी राइट हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया था। बिल्कुल, ये क्योटो प्रोटोकॉल के जो आर्टिकल, ये सेक्शन नंबर 12 है, उसमें ये वर्णित है, तो ये भी राइट आंसर है।
ऑप्शन डी अर्थात क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के अनुसार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सीडीएम के लिए सही कथन कौन सा नहीं है ये पूछ रहे हैं। ठीक है, यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। बिल्कुल गलत है। हमने इसके पहले देखा कि सीडीएम में एनेक्स फर्स्ट और एनेक्स सेकंड दोनों ही प्रकार के अर्थात विकासशील और विकसित देश शामिल होते हैं, और विकासशील देशों को पूंजी लेने के लिए एक प्रकार से इसमें बात की गई है, ताकि विकसित देशों की तरह ही विकासशील देशों में जो उद्योग लगे हुए हैं उन पे ये क्या कर सकें, कार्बन क्रेडिट का उपयोग करके ग्रीन हाउस गैस को कम कर सकें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात सीडीएम के संदर्भ में यह कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, ये 2016 उत्तराखंड पीएससी प्री का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योटो में। इसके पहले आपने देखा था जब हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है आपको, पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था। पृथ्वी प्लस, इससे हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं। पृथ्वी +5, अगर रियो +5 की बात करें तो ये 1997 में हुआ था, और यहाँ पे ही हम इसे क्या बोलते हैं, क्योटो में आयोजित हुआ था। यहीं पे हम इसे बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ पे आयोजित हुआ था। या इसी के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। और कब अपनाया गया था, 1997 में अपनाया गया था। लेकिन प्रभावी कब हुआ था, 2005 में। क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से। इसके पहले देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लीजिए आया हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ। तो ये 2005 से प्रभावी हुआ था, किंतु आया कब था ये, 1997। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो शहर में जो हुआ था सम्मेलन, उसके तहत। इसे हम पृथ्वी +5 या रियो +5 सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योटो में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, क्योटो उपसंधि 2005 में लागू हुई। बिल्कुल लागू हुई थी, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। बिल्कुल गलत है। अभी आपको पिछले जितने क्वेश्चन हैं लगभग सभी में आपको बता चुके हैं कि क्योटो किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उन्हें कम करने से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से संबंधित है। तो यहाँ पे ओजोन परत की क्षीणता से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें जो कथन दूसरा है वो गलत है। तीसरा पढ़ते हैं, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस के रूप में अधिक हानिकारक है। बिल्कुल ये सही है, लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछे कि मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 5 गुना ज़्यादा प्रभावी होती है, तो ये गलत है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। ठीक है, क्योटो जो संधि है वो 2005 से प्रभावी हुई थी। बिल्कुल, यदि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो जो वायुमंडल में उपस्थिति है वो मीथेन गैस से अधिक है। ठीक है, और जो इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो भी क्या है, इससे इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, ये अगर थर्ड वाला ऑप्शन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस के रूप में अधिक हानिकारक है, अगर आपको ये डाउट कर रहा है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा एक बार ये डाउट लगा था, लेकिन राइट आंसर इसका 1 और 3 था इसमें। तो देखिए जो आप बात कर सकते हैं, जो मीथेन है अगर हम पिछले 20 वर्षों के दौरान देखें तो इसका जो पोटेंशियल है वो 72 पाया गया है। ठीक है, कितना, 72 पाया गया है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। इतना पोटेंशियल अभी कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है। तो अगर पिछले 20 वर्षों की तुलना में देखा जाए तो जो मीथेन गैस है, CH4 गैस है, वो जो पोटेंशियल है, उसका विभव है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वो क्या है, इससे CO2 से क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो और CO2 का तो लगभग जितना हम बात करें सभी समय अवधि के दौरान जो इसका विभव है ना वो एक ही पाया जाता है, सिंगल। ठीक है, CO2 का, लेकिन अभी पिछले 20 वर्षों के दौरान CH4 का कितना है, 72, तो काफ़ी ज़्यादा है ये, है ना। इसलिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन मतलब सी माना जाएगा, सॉरी, इसमें जो तीसरा कथन है वो भी इसका सही माना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है वायु प्रदूषण से, जलवायु परिवर्तन से, ओजोन क्षरण से या वेटलैंड संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? यहाँ पे जलवायु परिवर्तन है ना, हाँ ये राइट आंसर है इसका, जलवायु परिवर्तन से। अब क्लाइमेट चेंज कैसे है? जब आप ग्रीन हाउस गैसों को कम करेंगे, जो क्योटो शहर में आयोजित हुआ था 1997 में, हम इसे पृथ्वी +5 अर्थात रियो +5 सम्मेलन कहते हैं। ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से संबंधित है अथवा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने से संबंधित है, और जब ये दोनों ही होंगे तो हमारा जलवायु परिवर्तन में यहाँ पे रिलेटेड होगा, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। देखिए रिपीट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी 2014 और यहाँ पे ये यूपीपीसीएस 2017 का मेंस का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस और जलवायु परिवर्तन दोनों ही दिया है यहाँ पे, तो आंसर इसमें क्या माना जाएगा? ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, ठीक है। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किस बात कर सकते हैं कि कौन सी जो संस्था है यूनाइटेड नेशन की, उसके तहत ये काम करती हैं, कौन से समझौता? तो UNFCCC, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो इसके तहत इससे संबंधित है और ये ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मिनट, ग्रीन हाउस गैस नहीं है यहाँ पे, सॉरी, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा, बी नहीं है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में, 2009 का क्वेश्चन है ये, हाल में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर अर्थात प्रशांत महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न करके ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री जल। यहाँ पे देखिए सिल्वर लवर्ड भी दिया हुआ है जिसमें आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं। देखिए मैनचेस्टर जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था, जो पैसिफिक ओशियन है उसके ऊपर समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव किया था और चमकीले बादल उत्पन्न किए थे वहां से, ठीक है। अब ये काम क्या करें, इन्होंने क्या किया, चमकीले बादलों ने, तो जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है वो यहाँ पर जब आता था तो चमकीले बादल उसे कम मात्रा में अवशोषित करते थे और परावर्तित ज़्यादा मात्रा में करते थे। यदि ये रेस को जो विकिरण आती हैं उन्हें जब हम बाहर इमिट कर देंगे तो हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। अभी तक क्या करती थी, जो भी वायुमंडल में गैसें होती थी वो उन्हें अवशोषित कर लेती थी और यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ज़्यादा बढ़ जाती थी। पर इन्होंने समुद्री जल को छिड़क कर वहाँ पे सिल्वर बादल बनाए और सिल्वर बादलों ने क्या किया, सूर्य से आने वाली विकिरणों को परावर्तित कर दिया, जिससे हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पर हम लोगों ने नियंत्रण पा लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया था? मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री जल। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन है, यह UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनेस्को का उपक्रमण है। कथन नंबर 2, यह एक आंदोलन है, बिल्कुल, जिसमें प्रतिभागी प्रति वर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। ये अर्थ आवर इसका राइट आंसर है, मतलब अर्थ आवर है ये क्या पूछ रहा है, तो इसमें बिजली से ही रिलेटेड है ये। ऑप्शन इसमें कथन नंबर 3 है, यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। तो बिल्कुल सही है ये, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। देखिए जो अर्थ आवर है, अर्थ आवर जो है वो, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2018 में ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और अलग अलग दिन मनाया जाता है, इसके लिए कोई स्पेशल नहीं है कि इसी दिन मनाया जाएगा। अर्थ आवर जो है वो 2018 में 24 मार्च को मनाया गया था, जबकि 24 मार्च को मनाया गया था, जबकि 2019 में ये 30 मार्च को मनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 30 मार्च को। लेटेस्ट आप देख लीजिएगा 2020 में क्या है इसमें। तो ये जो ऐसा एक कार्यक्रम है, एक ऐसा आंदोलन है, जागरूकता लाने के लिए एक आंदोलन है, जिसमें रात्रि 8:30 बजे से लेकर 8:30 PM, इसका टाइम भी आप याद रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें, 8:30 से लेकर 9:30 बजे रात्रि अर्थात 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। इसमें प्रतिभागी जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हर वर्ष एक निश्चित दिन के लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए बिजली को बंद किया जाता है, अपने घर की बिजली को बंद करके रखा जाता है 1 घंटे के लिए। तो ये क्या है? अर्थ आवर अर्थात जलवायु परिवर्तन से जो हो रहा है उसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए
पृथ्वी को बचाने के लिए ये क्या है, एक प्रकार का जागरूकता आंदोलन है या कार्यक्रम है। जो इसमें ऑप्शन, जो कथन नंबर 1 था इसमें, वो बिल्कुल गलत था। ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनेस्को द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, बल्कि ये WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक आंदोलन है। और क्या है इसमें, प्रतिवर्ष 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है, जिससे हम जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचा सकते हैं, ऐसा जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, हरित जलवायु निधि अर्थात ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धति में सहायता देने के लिए आशय से बनी हुई है। तो बिल्कुल सही है, जो GCF है वो यही काम करती है, जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे जलवायु परिवर्तन को रोक कर रखा जाए, अर्थात जो भी जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव आए हैं उनका सामना करने के लिए वहाँ पे जो बढ़िया से अनुकूलन, जो दशाएं हैं वो अनुकूलित बने रहें लोगों के, तो ऐसी चीज़ों के लिए वहाँ पे हेल्प करती है कौन, ग्रीन क्लाइमेट फंड, एक प्रकार का ये फंड है। दूसरा कथन देखते हैं, तो इसमें जो कथन नंबर 1 है वो तो सही है। दूसरा देखते हैं, इसे यूनेप, OECD, एशिया विकास बैंक और वर्ल्ड बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। ये गलत है, क्योंकि ये UNFCCC की रूपरेखा के अंतर्गत ये काम करती है। ठीक है, क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके तहत ये काम करती है। और ये जो फंड है उसकी स्थापना किसने किया है, तो GCF बोर्ड, मतलब ये प्रशासित एडमिनिस्ट्रेशन इसका कौन संभालता है, GCF बोर्ड स्वयं संभालता है। तो इसमें सिर्फ जो कथन नंबर 1 है वो इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, केवल 1। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष अर्थात GCF के लिए सही नहीं है। देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है, इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। तो जो ऑप्शन ए है यही इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि जो इसकी स्थापना है वो डरबन में नहीं बल्कि मैक्सिको एक यहाँ पे कानकुन है, COP16 जो सम्मेलन हुआ था, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 में। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले आप इसके बारे में देख लीजिए। हरित जलवायु कोष GCF के लिए कथन सही नहीं है, पहले जो इसके लिए ये कथन सही नहीं है, पहले इसके लिए जो सही है वो देख लेते हैं। यह अर्थात GCF विकासशील देशों में कार्यक्रम और नीतियों का समर्थन करता है, बिल्कुल इसके पहले हमने देखा। विकसित देश इसके लिए फंड प्रदान करेंगे, बिल्कुल सही। और ये जो कोष है वो 2014 से कार्य करना इसने प्रारंभ कर दिया, तो इसके ये तीनों ऑप्शन सही हैं। जबकि इसकी स्थापना डरबन में नहीं बल्कि मैक्सिको में, कहाँ पे, मैक्सिको में एक कानकुन है वहाँ, तो वहाँ पर मतलब इसकी स्थापना वहाँ पर हुई थी, कानकुन मैक्सिको में। और ये 2010 में जो जलवायु सम्मेलन COP16 हुआ था, कौन सा, COP16 हुआ था 2010 में, कहाँ पे, मैक्सिको में, वहाँ पर ही इसकी स्थापना की गई थी, ग्रीन क्लाइमेट फंड की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी स्थापना डरबन में नहीं बल्कि मैक्सिको में हुई। बाकी ये तीनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन पर यूएनओ का जो कन्वेंशन ढांचा है वो किससे रिलेटेड है, अर्थात जलवायु परिवर्तन, मतलब जलवायु परिवर्तन जो है वो मेन किसके लिए काम करता है, तो एक प्रकार से ये पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, क्या जलवायु परिवर्तन जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने के लिए लाया गया था, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने के लिए किया गया था, नहीं। यदि यहाँ पे क्वेश्चन, यदि यह ऑप्शन होता कि ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए किया गया था, तो ये यहाँ पे राइट हो जाता, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए जो यूएनओ जो भी सम्मेलन या समिट करवाती है वो किससे रिलेटेड होते हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसों से। यूरेनियम उत्पादन में कमी, बिल्कुल नहीं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मिनट, ये सही होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। माफ कीजिएगा, मैंने इसके पहले आपको बता दिया ग्रीन हाउस गैसों के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ठीक है,
क्या है ऑप्शन इसका? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। CO2 भी एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे यदि ऑप्शन ये नहीं होता तो आप इसे बी शायद आंसर मान लेता है, BPSC का क्वेश्चन है ये। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए मेन आया था ये, ना कि CO2 में उत्सर्जन के लिए कमी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउसेस जो गैसें हैं उसके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए और हमें बताइए हम इसमें और सुधार क्या कर सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।